Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to my educational channel. Today's topic of discussion is RH incompatibility. RH incompatibility कंडीशन ऐसा है जिसमें कि एक RH निगेटिव प्रेग्नेंट लेडी RH पॉजिटिव फीटस को कैरी करती है, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है. पॉइंट ऑफ डिस्कशन, व्हाट इज RH फैक्टर, आइसोइम्यूनाइजेशन, mechanism of antibody formation in the mother, what is erythroblastosis fetalis, how it form, and how we can prevent the RH immunization. First, what is the RH factor? It is an inherited blood protein that found on the surface of the red blood cells and also plays a crucial role in some pregnancies. RH एंटीजन डिस्कवर्ड लैंडस्टीनर और वीनर ने किया थे 1940 में. इसका नेम RH है क्योंकि ये रीसस मंकी में भी प्रेजेंट होता है. तो जो पर्सन जिनके में कि RH एंटीजन प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड RH पॉजिटिव पर्सन, और जिसके में एंटीजन एब्सेंट होता है वे RH नेगेटिव कहे जाते हैं. RH आइसोइम्यूनाइजेशन या एलोइम्यूनाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ इम्यून एंटीबॉडीज इन एन इंडिविजुअल in response to the antigen derived from the another individual of the same species. तो इसमें ऐसा है कि अगर कोई इंडिविजुअल ए है, इसके में ये RH नेगेटिव एंटीजन नहीं है, और कोई दूसरा इंडिविजुअल है जो कि RH पॉजिटिव एंटीजन है, तो अगर इसका एंटीजन ए में चला जाता है बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन है किसी और मीडियम से, तो जो ए वाला पर्सन है इसके में इम्यून एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन के बनता है, दैट इज कॉल्ड द आइसोइम्यूनाइजेशन. मेथड आइसोइम्यूनाइजेशन के मेथड या तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ मिसमैच ब्लड, जो RH नेगेटिव है उसके में RH पॉजिटिव ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाए, या बाय द जब एक RH नेगेटिव वुमेन कैरी करती है RH पॉजिटिव फीटस को, तब उस समय इम्यूनाइजेशन हो सकता है. तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के समय में जो फीटल रेड सेल्स होता है वो मैटरनल ब्लड से मिक्स नहीं होता है, बट सर्टेन कॉम्प्लिकेशन या प्रोसीजर्स है लाइक एबॉर्शन है, एमनियोसेंटेसिस है, कोरियानिक विलस सैम्पलिंग, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या फॉलोइंग सिजेरियन सेक्शन या मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, देन इन दिस कंडीशन देयर इज चांस ऑफ द फीटो मैटरनल ब्लीड, फीटस का ब्लड मदर में जा सकता है. मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन द मदर, तो फीटल रेड सेल्स जो कि मदर में एंटर किया तो वो सर्कुलेशन में रहते हैं जब तक कि उनका लाइफ स्पैन रहता है, जब तक कि सेल्स की लाइफ स्पैन है. तो जैसे ही उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है उसके बाद वो जो रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू होता है उसके द्वारा वो सर्कुलेशन से रिमूव किए जाते हैं, बट उस समय वो टिश्यू ब्रेक डाउन होके एंटीजन को मदर के ब्लड में लिबरेट कर देते हैं, उसमें वो छोड़ देते हैं. तो जो एंटीजन छोड़ा उसके अगेंस्ट में इम्यून एंटीबॉडी का प्रोडक्शन मदर में हो जाता है. तो जो इम्यून एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ है वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ रेड सेल मदर के ब्लड में फीटस से आया हुआ है. अगर ज़्यादा ब्लड सेल्स मदर में आया हुआ है फीटस से तो ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा, अगर कम आया है तो कम होगा. और एक बार जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो गया वो थ्रू आउट लाइफ रहेगा. एंड जो डिटेक्टेबल एंटीबॉडी फॉर्मेशन मदर में होता है वो मोस्टली 6 मंथ के बाद, जबकि फीटल सर्कुलेशन हुआ है मदर में, फीटल का ट्रांसफ्यूजन हुआ है उसके बाद होता है. तो जनरल इसीलिए जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है उसमें जनरली इम्यूनाइजेशन नहीं होता, फीटस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है पॉजिटिव फीटस के साथ नेगेटिव मदर में, तभी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है. तो फीटल अफेक्शन बाय RH एंटीबॉडी आर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस. तो फीटल कैसे अफेक्ट होता है मदर के एंटीबॉडी से? व्हेन द एंटीबॉडी फॉर्म्ड इन द मैटरनल सिस्टम, जो मैटरनल सिस्टम में एंटीबॉडी एक बार फॉर्म हो चुका है वो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके फीटल सर्कुलेशन में चला जाता है. तो अगर फीटस निगेटिव है, RH नेगेटिव मदर में फीटस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव फीटस के ब्लड सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं करता ये एंटीबॉडी. इफ़ द फीटस इज RH पॉजिटिव है तो जो एंटीबॉडी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में आया हुआ है वो जो फीटस का इरेथ्रोसाइट है उसके सरफेस पे अटैच हो जाता है, एंड वो अफेक्टेड
सेल्स रैपिडली रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा रिमूव हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, डिग्री ऑफ एग्लूटिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द फीटल रेड सेल, जो फीटल का रेड सेल है वो हीमोलाइसिस होने लगता है, रेड सेल का ब्रेकडाउन होने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हीमोलाइटिक डिजीज फीटस में अपीयर हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। तो ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा एंटीबॉडी फीटस में मदर से आया और कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, इसके अनुसार से ये मैनिफेस्टेशन ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज़ फीटस या न्यूनेट में होती है। तो ये है हाइड्रोप्स फीटेलिस, जहाँ पे कि बहुत सीरियस फॉर्म है, ज़्यादा ही एंटीबॉडी मदर में से फीटस में आती है। नेक्स्ट होता है इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटोरम। नेक्स्ट है कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न। फर्स्ट विल सी द मैकेनिज्म हाउ द हाइड्रोप्स फीटेलिस फॉर्म। दिस इज़ द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ द RH हीमोलाइटिक डिजीज़। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द फीटल रेड सेल्स, इट लीड्स टू द सीवियर एनीमिया, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ सीवियर एनीमिया, एंड टिश्यू एनोक्सीमिया, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इससे क्या हुआ, एनीमिया एंड टिश्यू एनोक्सीमिया की वजह से देयर विल बी द एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीटल हार्ट, ब्रेन और प्लेसेंटा, जो उसके पार्ट्स इनमें नहीं मिलेगा तो एडवर्स इफेक्ट। तो फीटल एनोक्सीमिया इट्स लीड टू द डैमेज ऑफ द लीवर, लीवर डैमेज होगा तो हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से जनरलाइज एडिमा, सब जगह सूजन आ जाएगा फीटस में, यही होता है हाइड्रोप्स फीटेलिस। या एसाइटिस या हाइड्रोथोरैक्स की कंडीशन भी आ सकती है। जब ये यहाँ पे एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हुआ फीटल रेड सेल्स का, सीवियर एनीमिया हुआ, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो प्लेसेंटल टिश्यू थे उसका हाइपरप्लेसिया हुआ, हाइपरप्लेसिया ऑफ द प्लेसेंटल टिश्यू। बट यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेसिवली जो फीटल रेड सेल ऑक्सीजन कैरिंग वाले थे वो हीमोलाइसिस की वजह से कम हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो फीटस को हार्ट ब्रेन वहाँ पे है, सब जगह ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो फीटल डेथ हो जाएगा कार्डियक फेल्योर की वजह से। तो जनरली इस कंडीशन में हाइड्रोप्स फीटेलिस में या तो बेबी जो डिलीवर्ड होता है स्टिल बॉर्न डेथ बेबी का डिलीवरी होती है, या मैसीरेटेड बहुत पहले से ही फीटस डेथ हुआ है बाद में उसकी डिलीवरी हो रही है, या अगर बच्चा जिंदा भी पैदा होता है तो डिलीवरी के बाद जल्दी से उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन इज इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटोरम। ये लेसर फॉर्म ऑफ फीटल हिमोलाइसिस। इसमें जनरली बेबी अलाइव बोर्न होता है, मतलब जिंदा बच्चा, और जॉन्डिस जनरली नहीं होती है, लेकिन जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके 24 घंटे के अंदर ही उसको जॉन्डिस डेवलप हो जाती है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जब तक कि फीटस यूट्रस के अंदर रहता है तो जो भी रेड सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे कि बिलीरुबिन कंजुगेटेड बिलीरुबिन लिबरेट हो रहा है, वो क्या करता है, प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल सिस्टम में ही एक्सक्रीट हो जाता है, मदर में ही चला जाता है। तो जब तक फीटस मदर के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, तब उसमें जॉन्डिस डेवलप नहीं होता, क्योंकि जितना भी बिलीरुबिन लिबरेट हो रहा था वो मदर में ही एक्सक्रीट हो रहा है मैटरनल सिस्टम में। बट जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई, जैसे ही उसका कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प किया, हीमोलाइसिस तो अंदर हो रहा है, और मदर में अब फीटस को अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प कर दिया तो मदर में वो नहीं जा सकता। तो अब इसके बाद क्या होगा, बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन फीटस में ही रेज होगा। तो इसकी वजह से डिलीवरी के बाद विदिन 24 आवर फीटस में जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। इफ़ द बिलीरुबिन लेवल राइजेस एट द क्रिटिकल लेवल ऑफ 20 mg/100 ml, सो इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड फिर जो ब्रेन का बेसल न्यूक्लिया उसको डैमेज कर देता है और कर्निकटेरस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज द कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न। इट इज़ द माइल्ड फॉर्म ऑफ द हीमोलाइसिस। बहुत ही माइल्ड फॉर्म में हीमोलाइसिस चलता रहता है। एनीमिया डेवलप होता है फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ लाइफ, बच्चे के पैदा होने के कुछ वीक के बाद, बट जनरली जॉन्डिस नहीं होता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल कंटिन्यू अप टू द 6 वीक तक होता है, धीरे धीरे। आफ्टर 6 वीक जो एंटीबॉडीज़ थे वो अब ख़त्म हो गए, अब वो हीमोलाइसिस के लिए अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो लीवर और स्प्लीन है वो जो एक्स्ट्रा मेडुलरी इरिथ्रोपोएसिस वाले हैं वो जनरली इनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी धीरे धीरे हीमोलाइसिस होती रहती है।
तो लीवर और स्प्लीन थोड़ा सा इनलार्ज होकर उसके प्रोडक्शन के लिए हो जाते हैं। अफेक्ट ऑफ द मदर, ये तो फीटस अफेक्ट हो गया। मदर पे जनरली RH इनकम्पैटिबिलिटी का मदर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ज़्यादा बेबी पे ही अफेक्ट करता है। बट देयर मे बी आल्सो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ प्रीएक्लेम्सिया, पॉलीहाइड्रोमनियास, बिग साइज बेबी, पोस्टपार्टम हेमरेज, हाइपोफाइब्रिनोजेनीमिया, क्योंकि जब वो प्रोलॉन्ग्ड फीटस बहुत देर तक मदर के यूट्रस में ही डेड फीटस रह जाता है तो, और मैटरनल सिंड्रोम, जनरलाइज इडिमा, प्रोराइटस, प्रोटीन्यूरिया, ये सब रहता है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज द हाउ वी कैन प्रिवेंट द RH आइसो इम्यूनाइजेशन। RH इम्यूनाइजेशन, तो उसके लिए फर्स्ट प्रिवेंट एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए RH एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन को इंट्रामस्कुलरली मदर में एडमिनिस्टर करते हैं। वो फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर में उसको IM इंजेक्ट करना होता है। डोज डिलीवरी के बाद 300 माइक्रोग्राम, और अगर एबॉर्शंस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या कोरियानिक विलस सैम्पली वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, विद इन 12 वीक्स है तो उसकी डोज है 50 माइक्रोग्राम, अगर बियॉन्ड 12 वीक्स है तो उसकी डोज 300 माइक्रोग्राम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर प्रिवेंट करने के लिए 2 डोजेज आप 100 माइक्रोग्राम RH इम्यूनोग्लोबिन एट 28 एंड 34 वीक्स पे देते हैं, और अगेन डिलीवरी के बाद विद इन 72 आवर्स इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली देते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट और मिनिमाइज, ऐसा कर सकते हैं कि जो फीटस का ब्लड मदर में मिक्स हो रहा वो कम से कम मिक्स हो या ना हो, क्योंकि जितना कम मिक्स होगा उतने ही कम सीवियर डिजीजेज होंगी। तो इसमें क्या करना है, ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन प्रिकॉशन लेना है कि जो ब्लड है स्पिलिंग, उसका ब्लड का स्पिलिंग पेरिटोनियल में ना हो पाए, या मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा को अवॉइड करें जिससे कि ब्लड मिक्स ना हो। इफ़ मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करना भी है तो बहुत जेंटली करें जिससे ब्लड का मिक्सिंग ना हो। अगर आप एमनियोसेंटेसिस की ज़रूरत है, कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस, तो उसको सोनोग्राफिक लोकलाइजेशन, अल्ट्रा सोनोग्राफिक गाइडेंस के अंदर करना है जिससे कि प्लेसेंटा को इंजुरी ना कर पाए। एंड नेक्स्ट है कि जो RH नेगेटिव कोई भी फीमेल है उसको उसके बर्थ से लेके मेनोपॉज तक, मतलब जब बीच में उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है उसके पहले से लेके रिप्रोडक्टिव पीरियड तक, पूरा मेनोपॉज तक, उसको कोई भी RH पॉजिटिव ब्लड नहीं देना है। तो ये यहाँ पे आपका RH इनकम्पैटिबिलिटी कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मैसेज करें मुझे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द ऑल टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। थैंक यू।